नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। अच्छा लगता है कि जब ये कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे हैं। भाई अब अदृश्य बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमसे बातचीत कर नहीं रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अच्छा लगता है। अरे भाई हम आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं कि जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के दौरान जो कमेंट्स आते हैं मैं उन कमेंट्स के माध्यम से आपकी फीलिंग समझ लेता हूं कि आप किस प्रकार से फील कर रहे हैं। तो वही फीलिंग की वजह से मैं कह रहा हूं अपने अदृश्य बच्चों से या अदृश्य साथियों से कि मतलब आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई करते रहें, जारी रखें बिल्कुल। तो आज की इस परिचर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 10 नंबर के पार्ट में नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद के क्या अपवाद हैं, इस बिंदु पर चर्चा की जाएगी। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से तात्पर्य है कि मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद ने जो इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, अधिकांशतः उसके मान से ही, मेंडलिज्म के मान से ही मुख्य रूप से एक जीवों से दूसरे जीवों में कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। लेकिन आज यह स्पष्ट हो चुका है, आज के परिवेश में या आज के समय में, आज के टाइम में ये स्पष्ट हो चुका है कि हर जीव के लक्षण पर मेंडल के नियमों का पालन वंशागति के लिए नहीं होता है, इनहेरिटेंस के लिए नहीं होता है। अर्थात जब मेंडल के नियम के मान से मुख्य रूप से जो कैरेक्टर हैं वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं या उनके लिए एलिल्स अलग रूप में पाए जाते हैं, तो उसी को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है, यानी मेंडलवाद के अपवाद भी कहा जाता है। मेंडल से चूंकि ये हटकर चल रहे हैं एनिमल्स में इनहेरिटेंस, तो इस वजह से इनको मेंडल से विचलन भी कहा जाता है। क्या मेंडल से विचलन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंडल के विचलन से जो उदाहरण है वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते, कौन कौन से आपके सिलेबस में समाहित किए गए, कौन कौन से आए हैं, तो वह सबसे पहले आप देख लें एक एक करके। नंबर 1, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो रहता है इसको सह प्रभाविता। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है। और 12th लेवल में सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। यदि पिछले वर्षों में नहीं आया तो मान के चलिए इसमें से हर स्टेट में कोई ना कोई क्वेश्चन रखा हुआ है। ये बात है। सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। थर्ड पॉइंट आता है बहु विकल्पता। बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलेलिज्म, एलेलिज्म कहा जाता है। नंबर 4, घातकता, और घातकता को कहा जाता है लीथैलिटी। और नंबर 5, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता को कहा जाता है प्लियोट्रॉफी। तो इतना आपको मुख्य रूप से 5 एग्जाम्पल आपको देखना है। कितने? 5 एग्जाम्पल देखने हैं। 5 एग्जाम्पल के माध्यम से आप और हम लोग एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ अपूर्ण
प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मुख्य रूप से साइंटिस्ट ने क्या एग्जांपल लेके बताया, इनका मानना था कि इसमें जोड़ों के दोनों एलिल्स, इसमें किसी भी कैरेक्टर के लिए जो दोनों एलिल्स हैं, उन दोनों एलिल्स का प्रभावी और अप्रभावी संबंध नहीं रहता है। इन दोनों एलिल्स में प्रभावी और अप्रभावी यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कनेक्टिविटी इनके अंदर नहीं पाई जाती है, ऐसा मानने वाले वैज्ञानिक इसके अंतर्गत मानते थे। इनका मानना था कि F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर प्राप्त हो रहा है, जो लक्षण प्राप्त हो रहा है, उसमें जो प्रभावी है वह अप्रभावी को नहीं दबा पाता है। F1 जनरेशन में प्रभावी कैरेक्टर या ये कहा जाता डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं होता है। जब डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है और इधर रिसेसिव कैरेक्टर भी शो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के मिश्रण से एक नया तीसरा कैरेक्टर ही डेवलप हो जाता है। इन दोनों के मिश्रण के फलस्वरूप एक नया तीसरा कैरेक्टर ही डेवलप हो जाता है, तो उसी को कह दिया गया अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्यों अपूर्ण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वह अपने पूरे प्रभाव को नहीं व्यक्त कर पा रहा है, उसके साथ जब रिसेसिव कैरेक्टर मिल रहा है तो एक नया कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से मुख्य रूप से कह दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट के नाम से जाना गया। फॉर एग्जाम्पल मिराबलस जलापा, जिसको 4 o'clock के नाम से जाना जाता है। तो आप देखते हैं एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर लिख दिया जाए मिराबलस जलापा। तो मिराबलस जलापा में रेड एंड व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेड एंड व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। तो रेड एंड व्हाइट से मतलब ये हुआ कि यानी कि आपने को सबसे पहले रेड, जहां तो फ्लावर भी बना सकते हैं, ये रेड कलर वाला फ्लावर लिख दिया। ठीक, दूसरा मुख्य रूप से लिखा जाए, ये आपको बता ही चुके हैं, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ये आपको पता ही है कि गैमेट्स किस प्रकार से बनते हैं। क्या गैमेट्स? तो गैमेट्स बनाने का वही, ये बन गए आपके गैमेट्स। गैमेट्स में वही सेग्रीगेशन लॉ ऑफ मेंडल्स लागू कर दो। क्या मेंडल्स का सेग्रीगेशन का लॉ लागू हो जाता है, यानी कि जो जोड़े के कारक के एलिल्स हैं वो गैमेट्स में एक साथ नहीं जाते, अलग अलग हो जाते। उसी को कहा गया था सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, यदि ध्यान होगा तो वही हो गया। अब इसका क्या कराया आपने? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई, जो F1 जनरेशन यानी पीढ़ी जो प्राप्त हुई, वह F1 जो पीढ़ी थी जिसमें मेंडल के नियम से जो कैरेक्टर प्राप्त होना था वह कौन सा था? रेड फ्लावर था। मेंडल के नियम से कौन सा कैरेक्टर प्राप्त होना था? रेड फ्लावर प्राप्त होना था। लेकिन यह इनकम्प्लीट डोमिनेंट यानी कि इसमें जो कैपिटल R है, यानी कि यह एक डोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, तो ये डोमिनेंट है, लेकिन ये रिसेसिव पर अपने प्रभाव को स्थापित नहीं कर पा रहा है। इस कारण से मुख्य रूप से इन दोनों मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव के आपस में मिश्रण से मुख्य रूप से एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है, और वह नया कैरेक्टर जो डेवलप होता है उसको पिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पिंक कहा जाता है, यानी कि गुलाबी रंग का फ्लावर वाला पौधा उत्पन्न हुआ। F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग का फ्लावर वाला पौधा मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। जब F2 पीढ़ी पर जाकर मुख्य रूप से इसको क्रॉस कराया जाता है, क्या F2 पीढ़ी पर जाकर इसको क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस के दौरान मुख्य रूप से वही सेल्फ क्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F2 पीढ़ी यहां लिख लीजिए। F2 पीढ़ी के लिए मतलब वही चार्ट बना दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब तो आप समझ चुके होंगे चार्ट, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये, और यहां अब आपको पता है ये मेल और ये फीमेल, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल। इसका क्रॉस इससे कराइए, इसका क्रॉस इससे कराएंगे और इसका क्रॉस इससे करा दीजिए। तो यहां थोड़ा सा मैं ये अलग लिख दूं, जैसे कलर का उपयोग अपन कर रहे हैं ना, तो कलर के उपयोग से क्या होता है कि क्लियर एकदम स्पष्ट कहानी हो जाती है। तो देखिए कि कलर के उपयोग से ये रेड होना चाहिए और ये आप व्हाइट बना रहे हैं लेकिन ब्लैक कलर है। चलिए देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां ये जो पिंक कलर प्राप्त हुआ था दोनों के आपस में मिश्रण से, तो स्वाभाविक है एक जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ वह कैसा था, रेड कलर का था फ्लावर वाला। तो स्वाभाविक है कि ये एक प्राप्त हुआ। दूसरा ये जो दोनों प्राप्त हो रहे, ये देखिए ये पिंक कलर के प्राप्त हो रहे थे, पिंक फ्लावर वाले प्लांट प्राप्त हुए। और एक बेचारा ये तो है ही आपका, ये देखिए व्हाइट, तो एक ये व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है इसका जो अनुपात होता है 1:2:1 अनुपात में मुख्य रूप से इसके पौधे प्राप्त होते हैं। यानी एक रेड कलर का प्राप्त होता है, 2 पिंक कलर के प्राप्त होते हैं और एक व्हाइट कलर का प्राप्त होता है। जबकि मेंडल्स के नियमानुसार 3:1 था फिनोटाइप में, मेंडल के अनुसार 3:1 था, 3:1 था, लेकिन इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो एक ही होते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इस एग्जाम्पल के द्वारा अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आसानी से बता सकते हैं। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल जल्दी से। चलिए, तो ये तो आपका क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सेकंड नंबर का क्या एग्जांपल था जल्दी बताइए, अभी आपको मैं बता के आया था। सेकंड नंबर का क्या एग्जांपल था, नहीं भाई गलत बात, आप पढ़ते समय बिल्कुल ध्यान दिया करें। तो देखिए अब इस सेकंड नंबर का जो एग्जांपल था वह सह प्रभाविता। को डोमिनेंस, तो ये एक एक्सेप्शन था कोडोमिनेंस का। इसमें कोडोमिनेंस में मुख्य रूप से साइंटिस्ट ने क्या बताया कि इसमें भी मुख्य रूप से कोई भी जोड़ों के जो दोनों जो एलिल्स होते उसमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का संबंध नहीं रहता है, प्रभावी और प्रभावी का संबंध नहीं रहता। यानी एक दूसरे के लक्षण को बिना प्रभावित किए बिना, एक दूसरे के लक्षणों को बिना प्रभावित किए बिना F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस करते, अपने आप की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। ये क्या मतलब हुआ, यहां इनकम्प्लीट में बताया था कि दोनों के मिलने से एक नया कैरेक्टर उत्पन्न हुआ था, पिंक कलर का रेड और व्हाइट को मिलाया गया। यहां क्या बता रहे हैं, यहां सह प्रभाविता को डोमिनेंस, यानी कि दोनों के सहयोग F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर प्राप्त हो रहा है उसमें दोनों के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं। जो कैरेक्टर व्यक्त हो रहा है उसमें दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं, यानी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक साथ। इसी को कह दिया गया सह प्रभाविता, यानी को डोमिनेंस के नाम से जाना गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कैटल्स का एग्जांपल ले लें, चाहे गॉट का ले लें चाहे काऊ का ले लें, क्या
आप लोग देखते हैं कि एक गाय पर स्किन का कलर ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, व्हाइट भी होता है। इसी प्रकार पे गोट पे पाए जाते हैं। देखे होंगे, सभी ने बहुत अच्छे ढंग से देखे होंगे। इनको लेकर वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्रॉस कराकर इस कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन किया था। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से वैज्ञानिक का मानना था कि रेड कलर की काऊ लेते हैं, एग्जाम्पल यहां एग्जाम्पल लिखते हैं, पशु यानी कैटल, कोई भी मतलब ले लेते हैं। तो रेड कलर की काऊ ले लेते, चलिए रेड स्किन कलर काऊ इधर ले लिया, इधर ले लेते हैं वाइट स्किन कलर काऊ, ठीक है। तो ये ले लिया। अब वही पुराना प्राप्त के गैमेट्स बना लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे, ये कुछ नहीं करना होता है। गैमेट्स में दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मोनो हाइब्रिड के लिए, एक कैरेक्टर के लिए तो बहुत ही सिंपल है, दो में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, नहीं तो वो भी बहुत सिंपल है। देख लीजिए, ये आपको कौन सी जनरेशन प्राप्त हो रही है, F1 जनरेशन प्राप्त हो रही है, क्रॉस करा है। तो यहां लिख दिया जाता है वही F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मुख्य रूप से F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये कैरेक्टर प्राप्त होता है। तो ये जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ, ये कैरेक्टर कैसा था, रॉन था, रॉन कलर वाला, यानी चितकबरी के उस पर रेड स्किन कलर भी पाए जा रहे हैं और व्हाइट स्किन कलर भी मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। ये यदि ब्लैक लेते तो ब्लैक वाली होती, व्हाइट वाली भी होती। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ, दोनों के सहयोग से अपने आप को वो व्यक्त कर रहे हैं, यानी दोनों कैरेक्टर अपने लक्षणों को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों ही जीन अपने को व्यक्त कर रहे हैं उन पर, इसकी स्किन के कलर पर। तो ये जब इसको क्रॉस कराया F2 जनरेशन के लिए, क्या F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया, तो क्रॉस करा दिया, देख लीजिए। तो यहां वही F2 जनरेशन लिखिए, F2 जनरेशन का चार्ट बनेगा। तो F2 जनरेशन के लिए ये जो चार्ट बन रहा है, तो सीधे सीधे वही कहा जाएगा, देखिए अब तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। यहां वही सिंबल बनेंगे मेल फीमेल के, ये वही रेड, ये अब देख लीजिए, क्रॉस करा दीजिए। वहां मिरर प्लस लापा था, वैसे ध्यान रखना कि एग्जाम्पल लेने से एक से कुछ नहीं होता है। तो इसका क्रॉस इससे कराया तो ये रेड कलर की काऊ प्राप्त हुई, स्किन वाली, ठीक है। मतलब रेड क्लियर, आपके रेड को नहीं, सॉरी, रॉन कलर कौन सा प्राप्त हुआ, रॉन कलर मुख्य रूप से प्राप्त हुआ। इसको क्रॉस कराया तो ये तो रेड प्राप्त हो गया आपका, ये देख लीजिए लिखा रेड स्किन वाला। फिर जब इनको क्रॉस कराते हैं तो यहां आपका जो प्राप्त होगा वह कौन सा, एक आर और दूसरी स्मॉल आर। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से यहां जो करेक्टर प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, रॉन कलर प्राप्त हो रहा है। कौन सा प्राप्त होता है, रॉन। तो ये भी क्रॉस, इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहा है, इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। तो अब आपके पास 4 संतानें प्राप्त हुई। 4 संतानों में पहली जो संतान थी आपके, मतलब RR वाली, इसके अकॉर्डिंग तो ये रेड कलर की प्योर थी। ये दोनों जो प्राप्त हो रही हैं, उसकी स्किन पर 2 संतानें ऐसी प्राप्त हुई, उस पर रेड कलर भी पाया जा रहा है
और व्हाइट कलर भी पाया जा रहा है। क्या रेड कलर भी पाया जा रहा है और व्हाइट कलर भी पाया जा रहा है, यानी दोनों के लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, दोनों के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कैरेक्टर कैसा प्राप्त हो रहा है, रेड व्हाइट यानी रॉन कलर वाला। कौन सा? रॉन कलर वाला प्राप्त हो रहा है, यानी चितकबरा प्राप्त हो रहा है। और एक जो लक्षण प्राप्त हो रहा है वो देख लीजिए, ये वाला क्या, ये कैसा प्राप्त हो रहा है, व्हाइट स्किन कलर वाला। कौन सा? व्हाइट स्किन कलर वाला प्राप्त होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से इसमें 1:2:1 आता है। तो स्वाभाविक है को डोमिनेंस में 1:2:1 आया। इसी प्रकार से अभी आपको मैं पीछे बता के इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:2:1 मुख्य रूप से यानी 1:2:1 रेशो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसको कह दिया गया सह प्रभाविता को डोमिनेंस, यानी कि सीधे सीधे कि दोनों के लक्षण F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, जिसके कारण चितकबरा या रॉन कलर प्राप्त होता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए अब आ जाइए, इसको मैं मिटा रहा हूं तीसरा एग्जाम्पल। एक एक करके पूरे एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा। देखिए सीधे सीधे क्या बताया जाता है, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल क्या था, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान, बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो मेमोरी को साफ करने के लिए। बहुविकल्पता, मल्टीपल एलेलिज्म। भाई मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है ये सुन लीजिए। बहुविकल्पता क्या होता है, नाम से ही वैसे स्पष्ट हो रहा है। एग्जाम्पल में एबीओ ब्लड ग्रुप लेके चलेंगे, वैज्ञानिकों ने जो बताया था, जब एक लक्षण एक जोड़ी से अधिक जीन या एलील द्वारा नियंत्रित होता है। जब एक लक्षण, कोई एक कैरेक्टर है, मेंडल साइंटिस्ट ये मानते थे कि प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं, फैक्टर पाए जाते हैं, एलिल्स पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। एक जीन के द्वारा नियंत्रित हो गया, मेंडल के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं अपने नॉन मेंडेलियन पे आया ही नहीं हूं। मेंडल ये कहते थे किसी भी लक्षण को नियंत्रण करने के लिए एक जोड़ी पर्याप्त है या एक जीन पर्याप्त है जो उसके लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन आज यह स्पष्ट हो चुका है, यह इस प्रकार की खोजें आ चुकी हैं, इस प्रकार की डिस्कवरी इन्वेंशन हो चुके हैं कि मुख्य रूप से कि प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, क्या प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक विकल्प जिम्मेदार होते हैं। 2 होंगे या 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, यह एलिल्स मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब एक लक्षण एक के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्य रूप से वैज्ञानिक ने क्या लिया था, बहुविकल्पता, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप को लेकर चले थे। कौन से, किसको लेकर चले थे, एबीओ ब्लड ग्रुप को लेकर मुख्य रूप से चले थे। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा कैसे मतलब इस बात को समझते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो, इसके लिए एक ही लोकस पर, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए एक ही लोकस पर मुख्य रूप से IA, IB क्या और IO विकल्प पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से, ABO ब्लड ग्रुप है, ये एग्जाम्पल में लिया गया था। क्या एबीओ ब्लड ग्रुप था जिसको लिया गया, क्लियर। तो इसके लिए एक ही लोकस पर विशेष ध्यान रखें, एक ही, अभी मैं लोकस पूछूंगा कि क्या होता है, क्या अभी मैं लोकस पूछूंगा क्या होता है, एक ही लोकस पर मुख्य रूप से IA, IB
IO, या IA, IB और IO मुख्य रूप से जीन स्थित होते हैं। यही लिख दो, क्यों आगे बढ़ो। या एलील एक ही बात है, स्थित कर दिया ये आपने, क्या एक ही लोकस पर मुख्य रूप से स्थित कर दिया। A और B प्रभावी यानी डोमिनेंट्स होते हैं, डोमिनेंस होते हैं, और O कैसा होता है, रिसेसिव होता है। कैसा होता है, O रिसेसिव होता है। विशेष ध्यान देना मैं क्या बताने जा रहा हूं। A और B प्रभावी यानी डोमिनेंस है और O रिसेसिव है। तो इसका मतलब ये कह दिया जाए O के ऊपर AB अपनी दादागिरी व्यक्त कर रहा है, O के ऊपर AB अपनी दादागिरी व्यक्त कर रहा है, इधर B भी अपनी दादागिरी व्यक्त कर रहा है। अर्थात दादागिरी से मतलब है, सीधी भाषा में एक कहना है कि A यदि O के साथ उपस्थित है तो O अपने कैरेक्टर को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, B भी O के साथ उपस्थित है तो B की उपस्थिति में O कैरेक्टर व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो स्वाभाविक है, इस वजह से कह दिया गया O डोमिनेंट होता है और B डोमिनेंट है, और जो O है यह रिसेसिव होता है। ये जब होमोजाइगस स्थिति में होगा, उसी स्थिति में मुख्य रूप से अपने लक्षणों को व्यक्त करेगा। ये विशेष ध्यान दें। क्या इसका क्या मतलब हुआ, एक ही जीन के 3 विकल्प, एक ही, इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं बोलूं तब। अर्थात एक ही जीन के 3 एलील्स विकल्प, मैंने ब्रैकेट में कर दिए, क्या विकल्प 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप, क्या के फिनोटाइप का निर्माण करते हैं। एक ही मतलब स्पष्ट रूप से कर लीजिए, एक ही जीन के 3 एलील्स 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप का निर्माण करते हैं। अब ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, देख लीजिए कि सबसे पहला ब्लड ग्रुप जो है ए बी, ए बी और ओ, ये यहां लिख दीजिए, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, और यहां लिख दीजिए जीनोटाइप। क्या लिख दिया गया, ब्लड ग्रुप लिख दिया गया और जीनोटाइप लिख दिया गया। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होगी, बी के लिए क्या होगी, ए बी के लिए क्या होगी और ओ के लिए क्या होगी, तो ये देख लीजिए। तो सबसे पहला मुख्य रूप से जीनोटाइप जो होगा आई ए, एक संभावना ये हो सकती है, या फिर दूसरी संभावना जो हो सकती है वो आई ए और आई ओ की हो सकती है ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप में। दूसरा बी के लिए आई बी और आई बी और आई ओ ये हो सकती है। ए बी के लिए मुख्य रूप से दोनों ही वो सहप्रभावी रूप से, दोनों ही सहप्रभावी रूप से हैं, आई ए और आई बी, और ओ के लिए आई ओ और आई ओ। इस प्रकार से मुख्य रूप से बताया गया, सीधे सीधे स्पष्ट रूप में मैंने लिखा है, एक ही जीन के 3 एलील्स 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप का निर्माण कर रहे हैं। कितने, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप का निर्माण हो रहा है। तो ये आपके सामने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप का निर्माण मेरे द्वारा कर दिया गया। यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए संभावनाएं, अभी मैं एग्जांपल की क्रॉस करा के बताऊंगा, शादी करा के, सीधे सीधे शादी कराएंगे तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा और माँ बाप में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ये मैं क्लियर अभी बता दूंगा। तो ये संभावना मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप के लिए रहती है। तो स्वाभाविक क्या कहा गया कि
कोई लक्षण एक जीन या एक एलील्स के द्वारा अब नियंत्रित नहीं रह रहा है, जो मेंडल्स कहते थे। अब तो मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या कह दिया गया, इनके नियंत्रण 2 से अधिक विकल्प जिम्मेदार हैं, 2 से अधिक मुख्य रूप से विकल्प जिम्मेदार है। तो वही स्थिति मुख्य रूप से आपके सामने मेरे द्वारा प्रदर्शित की गई है, किसके द्वारा, ब्लड ग्रुप के द्वारा। अब इसको मतलब एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार से क्रॉस कराया जाए, तो कौन सी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा या कौन सी संतान में, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर, तो कौन से प्रकार का कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ में ना आए, क्योंकि यहां इनहेरिटेंस वर्ड लगा हुआ है। इनहेरिटेंस यानी कि लक्षण किस प्रकार से मतलब जाएंगे। तो ये देखिए कि सपोज दैट, आप बोल दें या फिर मैं बोल दूं, आप बोल दीजिए या फिर मैं बोले देता हूं, क्लियर, दोनों में से एक की चली जाएगी। तो देखिए सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि मेल ब्लड ग्रुप, मेल का ब्लड ग्रुप है ए, शॉर्ट में यहां लिखो क्योंकि लंबा थोड़ा सा अपने को चलना पड़ेगा। मेल बीजी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है और फीमेल ब्लड ग्रुप बी है। चलिए क्लियर। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इससे उत्पन्न जो संतान होगी उसके ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी। एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता उसके ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी, ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप हो सकता है इसका जीनोटाइप तो मैंने कहा नहीं है, आपको जीनोटाइप नहीं दिया, मैंने ये कहा है कि ब्लड ग्रुप ये है, इनको क्रॉस कराया जाएगा तो अगली संतान कौन सी होगी। तो देखिए संभावनाएं देखिए, स्वाभाविक है कि मैं इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है, इसके लिए भी 2 कंडीशन हो सकती है। क्या, तो पहली कंडीशन मुख्य रूप से क्या, आई ए ये होगी, इसके लिए आई बी और आई बी होगी। दूसरी संभावना इसके लिए क्या बन सकती है, तो इधर देख लीजिए, मैं दूसरी संभावना को यहां लिख रहा हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड संभावना क्या हो सकती है मेल के ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए और आई ओ, और फीमेल के लिए क्या संभावना हो सकती है, बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी और आई ओ। ये 2 संभावना अभी आपने पीछे समझा होगा तो क्लियर हो गया होगा इससे। तो देख लीजिए कि दोनों संभावना कैसे कैसे क्रॉस कराते हैं। अब मैं ना कोई गैमेट बना रहा हूं, आप भी समझ चुके हैं कि गैमेट किस प्रकार से, क्या मैं सीधे क्रॉस करा रहा हूं। देखिए इसका क्रॉस इन दोनों से करा दो और इसका क्रॉस इन दोनों से करा दो, सीधे सीधे आपकी संतानें प्राप्त हो गई। तो ये देखिए ये आ गया आई ए आई बी, क्लियर दोनों पर। फिर इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए और आई बी, फिर इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए और आई बी, और इसका क्रॉस इससे करा दिया तो आई ए और आई बी। यानी आप देख रहे हैं कि 100% इस वाले इनहेरिटेंस में ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। विशेष तौर पर ध्यान रख लें कि ये क्लियर हो चुका, 100% कुछ भी हो जाए कि इस प्रकार का यदि जीनोटाइप है मेल और फीमेल में उनको क्रॉस कराया जाएगा तो 100% दावा करके कहा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप जो संतान में होगा वो कौन सा होगा, ए बी वाली संतान होगी। समझ लीजिए, एक तो ये संभावना क्लियर। अब दूसरी संभावना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, देखिए कि ये वाला था तो इसमें सीधे सीधे इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए आई बी, इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या प्राप्त होगी संभावना, देखिए आई ए तो है ही और ओ से करा रहे तो आई ओ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा अलग कलर ले लो इसको, यहां इसकी संभावना क्या बन सकती है, देखिए ओ इधर है ये बी है तो यहां
इधर करें थोड़ा सा, ये तो आई बी हो गया, ठीक है। एक इधर देख लीजिए, दोनों में आई ओ और आई ओ। अब स्पष्ट होता है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ए बी। इसके फलस्वरूप ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए। इसके फलस्वरूप ब्लड ग्रुप कौन सा बना, बी। और इसके फलस्वरूप ब्लड ग्रुप कौन सा बना। तो ये स्पष्ट हो चुका। देखिए बिल्कुल दावे से मतलब कहा जा सकता है कि जो संतान प्राप्त होगी उसका कोई निश्चित ब्लड ग्रुप नहीं कहा जा सकता। यदि ये जीनोटाइप है तो उसमें ए बी की भी संभावना बनती है, ए की भी संभावना बन रही है, बी की भी बन रही है और ओ की भी संभावना बन रही है। जब संतान पैदा हो जाएगी, उसका ब्लड ग्रुप चेक हो जाएगा तो कहा जा सकता है इसका ब्लड ग्रुप ये है। पूर्व से नहीं कहा जा सकता कि ब्लड ग्रुप ये वाली संतान पैदा होगी। तो ये मुख्य रूप से आपका मल्टीपल एलिलिन इनहेरिटेंस, ये विशेष तौर पर मुख्य रूप से बताया गया इस एग्जाम्पल के द्वारा कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये कर लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फर्स्ट ये था और सेकंड ये है। इस प्रकार से आपसे यदि कोई पूछता है, क्वेश्चंस करता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के, हर बोर्ड में किसी ना किसी रूप में मुख्य रूप से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए। अब इसके बाद मुख्य रूप से 4th नंबर का जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल जो आता है, लीथलिटी, ठीक है, इसको मिटा लूं। अब एग्जाम्पल कौन सा लिया जाता है 4th नंबर पर, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल का है घातकता, लीथैलिटी। ये क्या होता है, वैज्ञानिक मेंडल ये मानते थे, वैज्ञानिक मेंडल ये कहते थे कि कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर के को दबाने का कार्य करता है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है वैज्ञानिक मेंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन आगे चल के इस प्रकार के मुख्य रूप से एक्सेप्शंस यानी एग्जाम्पल आ चुके कि मुख्य रूप से यदि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है होमोजाइगस स्थिति में है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होमोजाइगस स्थिति में यदि है तो वह मुख्य रूप से उस जीव को मार गिराने का कार्य करता है, उस जीव को मार गिराने का कार्य करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वही प्रभावी कैरेक्टर मेंडल के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है 1 जनरेशन में। लेकिन यहां मुख्य रूप से यदि होमोजाइगस स्थिति में डोमिनेंट कैरेक्टर है, होमोजाइगस स्थिति में डोमिनेंट कैरेक्टर है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कोई एक इस प्रकार का विषैला पदार्थ निर्मित होगा, कोई एक ऐसा विषैला पदार्थ निर्मित होगा जिसके कारण से मुख्य रूप से उसकी मृत्यु जायगोट बनने पर ही मुख्य रूप से हो जाती। यानी कि जैसे जायगोट से क्या बना, सीधे सीधे मुख्य रूप से भ्रूण एम्ब्रियो, तो उसकी गर्भ में ही मुख्य रूप से मृत्यु हो जाती है और 3 संतानें प्राप्त होती हैं। ये मुख्य रूप से क्या, तो जो जीन इस प्रकार की कंडीशन कर रहा है उस जीन को लीथल जीन कहा गया। क्या, जो विषैलापन उत्पन्न कर रहा है, जिसकी उपस्थिति में विषैलापन उत्पन्न हो रहा है, उसको लीथल जीन कहा जाता है। कौन सा जीन कहा जाता है, लीथल जीन, यानी घातक जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घातक जीन। और इस जीन के द्वारा जो क्रिया हो रही है, जो इनहेरिटेंस हो रहा है या क्रिया जो हो रही है, उसको मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया, घातकता या लीथलिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक क्यूनेट थे, कौन से वैज्ञानिक थे, क्यूनेट वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को रैट में करके देखा था। किसमें करके देखा था, रैट में करके देखा था। इन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि हेटेरोजाइगस येलो कलर के चूहों को लेकर यदि क्रॉस कराया जाए, हेटेरोजाइगस येलो कलर के चूहों को लेकर मुख्य रूप से क्या कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से
ये, तो यहां ये रेड येलो कलर है, ब्राउन कलर है, जो भी मतलब आप, तो ये इनको लेकर क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर देखते हैं कि ये हेटेरोजाइगस स्थिति तो है ही, मैं कोई गैमेट्स नहीं बना रहा, कहूँ सीधे सीधे मुख्य रूप से आपके सामने इनको मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसका क्रॉस इससे कराया। अब ध्यान से सुनना, ये Y, ये Y, क्लियर, ये हुआ। अब इसका क्रॉस इससे हुआ तो Y, Y प्राप्त हुआ। फिर इसका क्रॉस इससे हुआ तो Y, Y प्राप्त हुआ। इसका क्रॉस इससे हुआ तो Y, Y प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक है जो संतानें प्राप्त हुई वह 2:1 में प्राप्त हुई, या ये कहा दिया जाए 3 संतानें प्राप्त हुई। कितनी संतानें प्राप्त हुई? 3 संतानें मुख्य रूप से प्राप्त हुई। तो ये बने 4 जायगोट थे, 4 जायगोट बने थे। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि ये वाली जो संतान थी ये मुख्य रूप से गर्भ में ही समाप्त हो जाती, गर्भ में इसकी डेथ हो जाती। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस स्थिति में इसके जो जीन थे वह एक विषैले पदार्थ को उत्पन्न करता था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां लिख दिया जाए डेथ हो गई। ये क्या हो गई? डेथ हो गई। तो 3 संतानें ही जीवित अवस्था में मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। लेकिन ये कहा जाए कि सर ये भी तो होमोजाइगस स्थिति है। मैंने क्या किया? डोमिनेंट होमोजाइगस स्थिति में ही विषैलेपन के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। रिसेसिव होमोजाइगस स्थिति में मुख्य रूप से इस प्रकार के पदार्थ उत्पन्न नहीं होते। इस कारण से मुख्य रूप से 3 ऑफस्प्रिंग, 3 संतानें मुख्य रूप से प्राप्त होती है। यही क्रिया क्या कहलाई? घातकता या लीथलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया। अब देखते हैं मुख्य रूप से अगला एग्जाम्पल आता है। कौन सा एग्जाम्पल? देखिए कितने एग्जाम्पल आपके हो गए? फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड आपका कराया था कोडोमिनेंस कराया, थर्ड कराया था आपका मल्टीपल एलिलिज्म करा दिया, फोर्थ करा दिया आपका लीथलिटी करा दिया। अब यहाँ जो 5th नंबर पर मुख्य रूप से आता है वह आता है प्लियोट्रॉफी। क्या आता है? प्लियोट्रॉफी और प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट यानी बहुप्रभाविता। ठीक है, 5th नंबर पर एग्जाम्पल आप कौन सा लेते हैं? बहु प्रभाविता यानी प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी या इसको कहा जाता है प्लियोट्रॉफिक लाइन सीधी नहीं आती है, कैसे भी कुछ कोशिश की जाए। प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब आईएमपी लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा 2 नंबर के लिए, सिर्फ क्या 2 नंबर के लिए इसको आईएमपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट? वैज्ञानिक इसको, जो वैज्ञानिक थे मानते थे एक ही जीन द्वारा एक ही जीन द्वारा मुख्य रूप से बताया जाए कि 2 अथवा 2 से अधिक फिनोटिपिक लक्षण का निर्धारण। मतलब एक जीन है बहुप्रभाविता, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटिपिक लक्षणों पर प्रभाविता दिखाई दे एक जीन, उसी को कहा जाता है प्लियोट्रॉफी या प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। भाई एक जीन है, लंबाई पर भी इफेक्ट डाल रहा है, बॉडी की चौड़ाई पर भी इफेक्ट डाल रहा है और फ्लावर के कलर पर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो वह कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाएगी? प्लियोट्रॉफी इफेक्ट कहलाएगी। वह कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एक जीन ने ही
इन तीनों लक्षणों को नियंत्रित किया, जबकि मेंडल वैज्ञानिक ये कहते थे कि एक जीन के लिए एक लक्षण होगा या किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक विकल्प होंगे। लेकिन यहां तो तीसरा ही आ गया। यहां क्या कहा जा रहा है कि एक जीन है, एक एलील है, वह मुख्य रूप से कई शरीर के फिनोटिपिक लक्षण जो है, फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, उन पर इफेक्ट डालने का कार्य कर रहे हैं, उनको प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से इसको नाम दे दिया गया बहुप्रभाविता। बहु मतलब बहुत से अधिक, प्रभाविता यानी बहुत से कैरेक्टर को एक जीन द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, यानी प्लियोट्रॉफी इफेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। तो एग्जाम्पल में मुख्य रूप से कौन कौन से, सबसे पहले डॉबजेंस्की वैज्ञानिक थे। क्या डॉबजेंस्की वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से देखा कि ड्रोसोफिला की सफेद आंखों, क्या कौन से वैज्ञानिक थे? डॉबजेंस्की वैज्ञानिक थे। डॉबजेंस्की वैज्ञानिक मुख्य रूप से ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला फ्लाई सभी ने देख सुना होगा, ड्रोसोफिला फ्लाई पर खोज कर रहे थे। तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या देखा कि इनकी सफेद आंखों का रंग है वह एक जीन द्वारा नियंत्रित हो रहा है। क्या वह एक जीन या एलील्स द्वारा नियंत्रित मुख्य रूप से हो रहा है। क्लियर? यही जीन, मुख्य रूप से यही जीन क्या कर रहा है कि जो स्पर्म को संचित करने वाले ऑर्गन है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म ऑर्गन, स्टोरेज ऑफ स्पर्म ऑर्गन के स्पर्म को संचित, यानी कि सीधे सीधे लिख दिया जाए, शुक्राणु को संचित यानी संग्रहित करने वाले जो अंग हैं, उनका भी नियंत्रण मुख्य रूप से इसी जीन के द्वारा होता है। उनका नियंत्रण भी मुख्य रूप से क्या होता है? इसी जीन के द्वारा होता है। एवं इसके साथ साथ अन्य अंग की रचना को प्रभावित, मतलब ये तो दो करता ही है, यह जीन मुख्य रूप से जो अदर ऑर्गन की स्ट्रक्चर है, इसी जीन के द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है। तो क्या कहा गया कि एक ये जो जीन है वह मुख्य रूप से ड्रोसोफिला फ्लाई की व्हाइट आई, इसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। ड्रोसोफिला आंखों का जो रंग सफेद है वो इसके द्वारा मुख्य रूप से हो रहा है, आंखों का रंग। यानी दूसरा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म ऑर्गन को भी मुख्य रूप से ये प्रभावित कर रहा है। तीसरा, अदर जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर है, ड्रोसोफिला के अदर ऑर्गन की स्ट्रक्चर है, वह भी इसी जीन के द्वारा प्रभावित हो रहा है। इस वजह से इसको कह दिया गया बहु प्रभाविता, यानी प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट के नाम से जाना गया। प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट के नाम से मुख्य रूप से इस घटना को जाना गया। एक एग्जांपल तो मतलब आप ये ले सकते हैं जो डॉबजेंस्की ने बताया था। यदि आप दूसरा एग्जांपल चाहें तो ज्वार सुना होगा, सोरगम जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरगम जिसको कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक का मानना ये था, क्या इसमें, ये मैं थोड़ा सा अलग आइडेंटिफाइड कर रहा हूं, यहां से यहां तक का ये डॉबजेंस्की वाला था। किसका था? डॉबजेंस्की। अब ज्वार या सोरगम, तो ज्वार या सोरगम में भी मुख्य रूप से जो इनके इंटरनोड, जो पर्व की लंबाई, क्या पर्व की जो लंबाई होती है, पर्व मींस इंटरनोड, क्या
नोड मतलब आपका, ये मैं बता रहा हूं, यहां एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये तो क्या होता है नोड, ये भी क्या होता है नोड, और इन दोनों नोड के बीच में जो संरचना पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड, यानी क्या कहा गया, इंटर नोड। तो इनकी जो लेंथ होती है तो वही है आपकी, पर्वों की जो लंबाई होती है वह एक जीन द्वारा नियंत्रित हो रही है। एक जीन कंट्रोल कर रहा है उसको। क्लियर, पहली चीज तो ये देख लीजिए। दूसरी, जो लेंथ ऑफ लीव्स, लेंथ ऑफ लीव्स यानी कि पत्ती की लंबाई भी मुख्य रूप से इसी जीन के द्वारा नियंत्रित हो रही है। देखिए कितना, एक जीन मुख्य रूप से किस किस को नियंत्रण कर रहा है, एवं पत्ती की चौड़ाई यानी ब्रूड ऑफ लीव्स इसी जीन के द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित हो रही है। इधर पुष्प क्रम दिखाई दे रहा है, पुष्प क्रम की लंबाई भी इसी जीन के द्वारा नियंत्रित हो रही है। तो स्वाभाविक क्या हुआ, क्या क्या हुआ कि ये जो एक जीन है, ये एक जीन है ज्वार में, सोरगम में, तो वह क्या क्या कार्य कर रहा है, पर्वों की लंबाई को भी नियंत्रित कर रहा है, पत्ती की लंबाई को भी नियंत्रित कर रहा है, पुष्पक्रम की लंबाई को भी नियंत्रित कर रहा है, इधर पत्ती की चौड़ाई को भी नियंत्रित कर रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, एक जीन बहुत से लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, एक जीन बहुत से लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। इसी को मुख्य रूप से कह दिया गया बहुप्रभाविता पीलियोट्रॉफिक। और इसका जो इफेक्ट है पीलियोट्रॉफिक, तो किसका कहा गया, इस क्रिया को जो इफेक्ट प्रदर्शित हो रहा है उसको कहा जाता है पीलियोट्रॉफिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया और आप और हम लोगों ने मिलकर चर्चा की। तो विशेष तौर पर मुख्य रूप से इसमें से आप ये मान के चलिए 12th लेवल पर कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। एक तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिन, इन तीनों में से निश्चित तौर पर यदि पिछले वर्षों में नहीं आया है तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस पूछे कैसे जा सकते हैं, या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। या फिर मुख्य रूप से पूछा जा सकता है क्या, मतलब राइट ए नोट ऑन कोडोमिनेंस, राइट ए नोट ऑन कोडोमिनेंस 3 नंबर में केवल पूछ लिया जा सकता है या 4 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से, या नाम से ही पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलिज्म, मेंडेलिज्म के अपवाद पर एक नोट लिखो 5 नंबर में। तो मेंडेलिज्म के अपवाद पर जो डेफिनेशन मैंने शुरुआत में बताई वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और एक या दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको क्या डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और नीट में तो क्वेश्चंस का कहा ही नहीं जाता किस प्रकार से क्या क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन आते केवल वही आपके जो सिलेबस की जो बुक है, कौन सी वाली, ये जो बुक्स है, ये विशेष ध्यान दें, ये वाली बुक्स, ये देखिए क्या, ये जो बुक्स है बायोलॉजी की, ये सीबीएसई की बुक्स आप परचेज कर लिए कि जो नीट की तैयारी करे। बायोलॉजी में से दावा कर रहा हूं कि 11th 12th की आपने लाइन टू लाइन पढ़ ली, तो मेरा ये दावा कि इसमें से एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो इसको जब पढ़े इसको साथ लेकर जरूर बैठे और अंडरलाइन कर दीजिए कि सर ने कहां क्या चीज बताई थी, इसको अंडरलाइन कर दीजिए बिल्कुल गहरा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि नॉन मेंडेलियन। अब इसके बाद मुख्य रूप से जो अगला जो 11 नंबर का पार्ट आएगा, उस 11 नंबर के पार्ट में पॉलीजीन पर आप और हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।